और प्रहार में अब बात करेंगे कानून के शिकंजे में आए जहरीले गुनाह करने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव की। सूत्रों के मुताबिक एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस के सामने पूछताछ में हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। एल्विश यादव ने पुलिस के सामने रेव पार्टी के दौरान सांप मंगवाने की बात कबूल कर ली है। एल्विश ने पुलिस को बताया कि केस में गिरफ्तार आरोपी राहुल की उसने सपेरों से बात करवाई थी। पुलिस को रेड के दौरान मिले सांपों के जहर पर एल्विश ने कहा कि उसे नहीं पता था कि जहर का क्या इस्तेमाल होना है, लेकिन उसे पता था कि कुछ लोग सांप के जहर को नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने पुलिस को बताया कि वो सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए सांपों को मंगवाता था। कल ही नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। एल्विश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और जल्द ही पुलिस उसकी रिमांड की मांग कर सकती है। अगर एल्विश दोषी साबित होता है तो उसे 20 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो एल्विश यादव इस मामले में बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको जानकारी दे दें कि पुलिस कस्टडी में एल्विश यादव ने इस बात को स्वीकारा है कि वो सांपों को मंगवाता था, सांपों के जहर को मंगवाता था। हालांकि उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि सांपों का ये जहर किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, वो ये जरूर जानता था कि कुछ लोग सांप के जहर को नशे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट एल्विश यादव पर लग गया है। अब जेल से बाहर आना फिलहाल एल्विश यादव का मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो एल्विश यादव को 20 साल की सजा भी हो सकती है। रेव पार्टी में सांप और सांप के जहर को मंगवाने की बात एल्विश यादव ने कबूली है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कल ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेजा गया है और एल्विश यादव से लगातार पूछताछ की जा रही है। एल्विश यादव ने साफ साफ कहा कि हाँ, उसने सांप मंगाए थे, वो वीडियो शूट करने के लिए सांपों का इस्तेमाल किया करता था। सांप का जहर भी उसने मंगवाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सांप का ये जहर किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रेव पार्टी में सांप और सांप के जहर को मंगवाने का आरोप एल्विश यादव पर लगा और एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एल्विश यादव ने स्वीकार कर लिया है कि उसने जहर मंगवाया था। अब कैसे एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं और क्या ये पूरा मामला है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देते हैं। एल्विश यादव ने कबूल किया कि पार्टी में सांपों का जहर मंगवाया था। गिरफ्तार आरोपियों से रेव पार्टी में मुलाकात भी हुई थी। गिरफ्तार आरोपियों के वो संपर्क में था, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नोएडा पुलिस की कस्टडी में एल्विश यादव ने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो पार्टी में सांपों का जहर मंगवा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से रेव पार्टी में उसकी मुलाकात भी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में एल्विश यादव था। हालांकि उसके मुताबिक उसे नहीं पता था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। वो वीडियो शूट करने के लिए सांप मंगवाया करता था। दरअसल एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस के सामने पूछताछ में कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया पूरे केस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि वो रेव पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। रविवार को एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने बुलाया था और जो जहर जो नोएडा पुलिस ने रिकवर किया था, बाकायदा एल्विश यादव को यह बताया गया कि इस जहर को जयपुर की जो फॉरेंसिक लैब है वहां पर भेजा गया, जहां पर इस बात की पुष्टि हुई कि ये जो जहर है वो विषैली जो सांपों की प्रजाति है, करैत, उस प्रजाति के सांप का ये जहर है। जिसके बाद लंबी इंटेरोगेशन जो है वो एल्विश यादव से की गई, जिसमें एल्विश यादव ने स्वीकार किया कि वो रेव पार्टियों में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। इसके अलावा राहुल जो कि सपेरा है, उससे भी उसके संबंध है, ये बात भी एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस के सामने कबूल की है। एल्विश यादव को रविवार को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने बुलाया था। उसके बाद तमाम सबूत, तमाम एविडेंस उसको दिखाएगा। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की जाती है, उसे नोएडा कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद जो कोर्ट है वो 14 दिन के लिए जो एल्विश यादव है उसको न्यायिक हिरासत भेज देती है। वो इस समय लुक्सर जेल के अंदर बंद है। कोर्ट जो नोएडा पुलिस है वो अब जल्द ही एल्विश यादव के रिमांड के लिए कोर्ट में जा सकती है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही एल्विश यादव जो है वो नोएडा पुलिस की रिमांड पर होगा। लंबी पूछताछ उससे की जानी है कि किस तरीके से वो रेव पार्टी करता था, रेव पार्टी के अंदर वो जो सांप मंगवाता था, इसके अलावा सांपों का जहर मंगवाता था। कई ऐसी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया है उस पर यह देखा गया है कि एल्विश यादव सांपों के साथ वहां पर रेप पार्टीज के अंदर देखा गया। इसके बाद तमाम आरोप जो है वो एल्विश यादव के खिलाफ लगे थे और अब क्योंकि 29 एनडीपीएस एक्ट के अंदर नोएडा पुलिस ने पूरा केस रजिस्टर किया है, जिसके बाद एल्विश यादव की गिरफ्तारी की गई है। नोएडा पुलिस का
का कहना है कि जल्द ही वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर जो एल्विश यादव है उसका रिमांड कोर्ट से मांगेगी, जिसके बाद उसे लंबी पूछताछ इस पूरे मामले के अंदर की जाएगी। आइए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिर एल्विश यादव पर आरोप क्या है। एल्विश समेत 6 लोगों पर नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। एल्विश यादव पर जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाने का आरोप है। साथ ही रेव पार्टी के दौरान सांपों के जहर के इस्तेमाल का भी आरोप एल्विश यादव पर लगा है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने डीसीपी विद्यासागर मिश्रा से बात की है, आपको सुनवाते हैं। यूट्यूब स्टार और साथ ही हाल ही में बिग बॉस विनर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आखिर ये क्या मामला था, सांपों के जहर का मामला जो बहुत चर्चित हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडिया टीवी के साथ मौजूद हैं विद्यासागर मिश्रा जी, जो कि नोएडा के डीसीपी हैं। सर, क्या मामला है जो एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया है? ये देखिए, इनके विरुद्ध आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत था। विवेचना से इनके विरुद्ध साक्ष्य पाया गया। साक्ष्य के क्रम में इनको नोटिस देकर बुलाया गया था। सर, एक सवाल जो आपने बताया कि जो केस पंजीकृत किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, वो मामला क्या था? कैसे संज्ञान में आया कि एल्विश यादव इस तरीके का कोई काम कर रहा है? वो मामले की थोड़ी डिटेल बता दीजिए। ये विवेचना के विषय है। अभी चूंकि विवेचना प्रचलित है तो इस संबंध में साक्ष्य प्रभावित होंगे। इस समय कुछ कहना इस संबंध में उचित नहीं होगा। विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। एक एनजीओ ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। पहले एक राहुल और कुछ लड़कों को पकड़ा गया, टोटल 5 लोग। सपेरे पकड़े गए, उनके पास से प्रतिबंधित सांप मिले। उस बारे में क्या जानकारी है सर? नहीं, वो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी थी और उनकी एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की रिपोर्ट के बारे में एक सवाल है सर। आप लोगों ने जो सैंपल लिया था सांपों के जहर का, उसे आपने जयपुर भेजा था एफएसएल में जांच के लिए। वहां से क्या रिपोर्ट आई? वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वो रिपोर्ट पॉजिटिव है। गिरफ्तारी को लेकर सर ग्राउंड्स क्या हैं? इतना आप जो भी ऑफ रिकॉर्ड शुरुआती जांच में बता सकें, गिरफ्तारी के ग्राउंड्स क्या हैं? गिरफ्तारी के साक्ष्य के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है। हम ये कह सकते हैं कि जो आरोप थे, जो एफआईआर हुई कि एल्विश यादव रेव पार्टीज में या फिर वो सपेरों के संबंध में था और प्रतिबंधित सांपों के जहर का इस्तेमाल करता था, ये कहा जा सकता है अब गिरफ्तारी के बाद? इस संबंध में विवेचना प्रचलित है। तो एल्विश यादव का जेल से बाहर आना बेहद मुश्किल है। एल्विश यादव पर एनडीपीएस एक्ट लगा है। एनडीपीएस एक्ट ड्रग्स की खरीद फरोख्त में लगता है। एल्विश पर एनडीपीएस की धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए एनडीपीएस एक्ट लगाया जाता है। 10 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान इसके अंदर है। 1 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है। इस एक्ट के तहत ड्रग्स की खरीद फरोख्त का ये मामला होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है और 10 से 20 साल तक की सजा का प्रावधान इस एक्ट के अंदर होता है। अब आइए आपको ये बताते हैं कि सांपों के जहर का बाजार आखिर चलता कैसे है। दरअसल कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4,000 रुपए से लेकर 26,000 रुपए तक होती है। जितना जहरीला कोबरा उतनी ज्यादा कीमत होती है। किंग कोबरा के 1 गैलन जहर की कीमत $1,35,000 जो है वो होती है। तो इस तरीके से कोबरा के 1 ग्राम जहर की कीमत 4 से 26,000 होती है और इसका जो बाजार है वो पूरी तरीके से अवैध है। अब आखिर युवाओं के बीच पॉपुलर एल्विश यादव है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी भी डिटेल आइए आपको दे देते हैं। आपको जानकारी दें कि एल्विश यादव गुरुग्राम के वजीराबाद का रहने वाला है। एल्विश ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से बीकॉम किया है और पिता टीचर हैं और मां हाउसवाइफ हैं। यूट्यूब पर 14 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बिग बॉस फेम एल्विश यादव पर ये आरोप लगे, ये संगीन आरोप लगे। जब जांच की गई तो कुछ सबूत मिले और उन्हीं सबूतों के आधार पर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। एल्विश यादव यूथ के बीच बहुत फेमस है। उसकी यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए जबरदस्त इनकम होती है। आइए आपको बताते हैं एल्विश यादव कितनी कमाई कर चुका है। गुरुग्राम में 16 BHK का आलीशान घर है। दुबई में 8 करोड़ का आलीशान घर है। 10 से 15 लाख महीने की कमाई एल्विश यादव की होती है और घर की जो कीमत है वो करीब 14 करोड़ रुपए है जो उसका घर गुरुग्राम में है। नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपए है और महंगी लग्जरी कारों का कलेक्शन भी एल्विश यादव के पास है। 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर। अपनी एक वीडियो से कई लाख रुपए एल्विश यादव कमाता है और महीने की 10 से 15 लाख की कमाई एल्विश यादव की हो जाती है और इसीलिए इतनी संपत्ति उसने अर्जित की है। युवाओं के बीच में काफी फेमस है, बिग बॉस में भी जा चुका है। यही आरोप उस पर लगे कि वो रेव पार्टियों में जहरीले सांपों के जहर की सप्लाई करता है।
अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आजम खान की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज एक और केस में उन्हें सजा होने वाली है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर मामले में दोषी करार दिया था, जिसमें आजम समेत 4 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। सरकारी जमीन बताकर 2016 में इन मकानों को तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। सपा सरकार में मंत्री आजम खान के इशारे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये मकान तोड़े थे और इसी मामले में सजा हो सकती है आजम खान को। दरअसल 2019 में बीजेपी सरकार आने पर एक दर्जन अलग अलग मुकदमे आजम खान पर दर्ज हुए। इस मामले में कोर्ट ने आजम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया था। अब आज अदालत दोषियों के लिए सजा तय करेगी। ये चौथा केस होगा इसी के साथ, जिसमें आजम खान को सजा हो सकती है। कैसे बढ़ रही हैं आजम खान की मुश्किलें, आइए आपको बताते हैं एक और मामला जिसमें सजा का ऐलान हो सकता है। दरअसल ये डूंगरपुर में जबरन घर तोड़ने के आरोप है। साल 2016 का मामला है। घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा, गाली गलौच और डकैती का आरोप लगा। आजम के इशारे पर यह एक्शन हुआ था, यानी घर तोड़े गए थे। आसरा जो कॉलोनी है वो बनाई जानी थी। सपा कार्यकर्ताओं ने यह सब कुछ किया था आजम खान के इशारे पर। 2019 में कुल 12 केस दर्ज किए गए जिनके घरों को तोड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर को न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि लूटपाट भी की गई है। इस केस में 7 आरोपी बनाए गए। आपको जानकारी दें कि आजम समेत 4 दोषी इसमें करार दिए जा चुके हैं। 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। आज आजम खान को सजा का ऐलान हो सकता है और अगर ऐसा होगा तो आजम को चौथे केस में सजा का ऐलान आज किया जाएगा। यानी आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विशाल प्रताप सिंह का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। विशाल, क्या जानकारी आपके पास, कितना मुश्किलों भरा सफर अब आगे आजम खान का रहने वाला है? चौथा मामला होगा जिसमें सजा का ऐलान होगा आजम खान के लिए। प्राची, आजम खां अपने पत्नी अपने बेटे के साथ सजा याफ्ता हैं, जेल में बंद है सीतापुर की। और शनिवार को जब आजम खां को इस मामले में दोषी करार दिया गया तो वो कोर्ट में ही मौजूद थे। और आज भी जब सजा का ऐलान किया जाएगा, जो कि 2 बजे के बाद बताया जा रहा है, जिस तरीके की धाराएं हैं, जो संगीन धाराएं हैं, जिसमें आजम खां समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें रिटायर्ड डीएसपी आले हसन भी शामिल है, जो कि आजम खां का बेहद करीबी माना जाता था। और ये पता लगा है कि साल 2016 में जब सरकारी जमीन बता करके एक पर्टिकुलर बस्ती को खाली कराया जा रहा था तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजम खां के इशारे पर इस तरीके की जो चार्जशीट आई कोर्ट में, जो बयान सामने आया, उसमें पता लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घरों में जबरन घुस कर करके मारपीट की है, लूटपाट की है, गाली गलौज की है और 120 भी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया गया है। जब इस मामले में लंबा सफर तय हुआ, 2016 का यह मामला है और 2024 में आजम खां को इस पूरे मामले में दोषी करार दिया गया है। 2 बजे के बाद हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुल जो 4 इसमें दोषी करार दिए गए लोग हैं, जिसमें आजम खां भी शामिल है, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो आज की सजा भी जो हो सकती है वो भी 7 साल तक हो सकती है। और अब तक 3 मामलों में आजम खां को सजा हो चुकी है। लगातार सीतापुर जेल में बंद है। तो आज के मामले में भी सजा के ऐलान के बाद आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि अभी भी वो अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। तो आज के मामले में भी अगर आजम खां को इसी तरीके से सजा हो जाती है, क्योंकि वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो आने वाले समय में न सिर्फ सामाजिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी आजम खां के लिए लगभग सारे रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। और डूंगरपुर के मामले में भी जैसी सजा का ऐलान होगा, आजम खां की मुश्किलें और भी बढ़ने बिल्कुल तय हैं। बिल्कुल, आजम खान जिनकी तूती कभी बोली जाया करती थी, जिन्हें नंबर 2 का आदमी कहा जाता था, वो फिलहाल जेल में बंद हैं और लगातार उन पर जो केसेस हैं वो दर्ज भी हो रहे हैं, उन पर सुनवाई भी हो रही है और सजा का ऐलान भी हो रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली में बिहार महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे के बाद मीटिंग होगी, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, साथ ही आरजेडी के कई नेता भी शामिल होंगे। बिहार में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, इस पर लगातार मंथन जारी है। जो कांग्रेस है वो 11 सीटों की डिमांड पहले ही कर चुकी है, बिहार में 11 सीटों पर लड़ना चाहती है और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, बातचीत का दौर जारी है। इस बैठक के बाद शायद ये तय हो पाएगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए।
बैठक में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह होंगे। वहीं आरजेडी से मनोज झा और आलोक मेहता शामिल होंगे। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, यानी कि आज बताया जा सकता है कि बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। अब जब लोकसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारियों में लग चुके हैं। ऐसे में जरूरी महागठबंधन के लिए भी है कि जल्द से जल्द बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन कौन सी सीट किस किस खाते में जाएंगी, ये तय हो जाए ताकि उम्मीदवारों को जल्द से जल्द उतारकर चुनावी मैदान में उतरा जा सके। तो आज की बैठक काफी अहम होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, मोहन प्रकाश और अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो शामिल होंगे। मनोज झा और आलोक मेहता आरजेडी की तरफ से इस बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि आज औपचारिक ऐलान सीट शेयरिंग का हो सकता है।